हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपीएससी आर्क। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पे वेलकम करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कंपनी रूल। इसका लेसन 1 है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए, चार्टर आए, आप जानते हो। उसको कंसेप्चुअली देखेंगे कि आखिर वो आए क्यों, और आपको इसके नोट्स नहीं बनाने, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। जिस किसी बुक को आप पढ़ते हो, रेफरेंस बुक को, उसको आप इसको सुनने के बाद आराम से समझ सकते हो। और मेरा ये कॉन्सेप्ट है इस चैनल को शुरू करने का कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी यूपीएससी के लिए, उसको मैं क्लियर करूं। और बहुत ज्यादा बुक में जंबल अप मत हुई, कोई एक रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी, साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बक्सर वॉर से स्टार्ट करेंगे। बक्सर वॉर एंड हो चुका है, तो अब क्या क्या सीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश मैं करूंगा। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंग्लैंड में बनी, और ये कंपनी थी तो इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे। इस पे डिस्कस हम लोग दूसरे सेक्शन में करेंगे। ये ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इंडिया आई थी, और धीरे 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 इसने अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया और रूलिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गई। तो कंपनी रूल जो था, पहले ट्रेडिंग कंपनी थी, फिर रूलिंग बॉडी बनी। अब रूलिंग बॉडी जो है उसमें क्या क्या चेंज आया। रूलिंग बॉडी में पहले कंपनी रूल था 1773 से 1858 तक, यहां तक ये। और उसके बाद वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर गया। तो बात करेंगे वॉर ऑफ बक्सर की। बक्सर वॉर 1764 हुआ, ठीक है। इसके खत्म होने के बाद उसमें कंपनी जीती, और खत्म होने के बाद दो ट्रीटी हुई। इलाहाबाद की ट्रीटी के नाम से इसको जानते हैं, इलाहाबाद की ट्रीटी नंबर 1, इलाहाबाद की ट्रीटी नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 1 किसके साथ हुई, तो अवध के नवाब से हुई। ये ध्यान रखना है, अवध के नवाब से हुई थी ट्रीटी 1। इसका नाम था सुजाउद्दौला। एंड ट्रीटी 2 शाह आलम, जो मुगल एम्पायर थे उस समय के, उनसे हुई, ठीक है। अब इस ट्रीटी में हुआ क्या, ये देखिए। तो कंपनी ने क्या किया, सुजाउद्दौला से वॉर का कंपेंसेशन भी लिया 50 लाख, और इलाहाबाद और कारा डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है। इलाहाबाद और कारा डिस्ट्रिक्ट ले लिया क्योंकि बॉर्डर इलाका पड़ता था, ठीक है। और याद रखिएगा, जो इलाहाबाद ट्रीटी या अवध को जब इन्होंने, अंग्रेजों ने जीता था, तो अवध को मिलाया नहीं था उन्होंने अपने, ठीक है। क्यों, इसका रीजन है, अवध जो था वो बफर स्टेट था। अवध जो था वो बफर स्टेट था। बफर स्टेट उन्होंने बनाया, क्यों, क्योंकि मराठा अटैक कर रहे थे, तो मराठा अगर नॉर्थ की तरफ आ रहे थे तो अवध को बफर स्टेट बनाया ताकि उनका बंगाल, इन सब एरिया पे, उनका बंगाल बिहार पे उनको दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा, इसलिए लिया नहीं है। तो इलाहाबाद और कैरा डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर इलाका था और गंगा के किनारे, तो इनको ले लिया, और 50 लाख रुपए भी वॉर कंपनसेशन इनको देना पड़ा कंपनी को। अब कंपनी ने फिर दूसरी ट्रीटी जो की थी वो शाह आलम से की थी। शाह आलम से क्या किया, शाह आलम को बोला कि मैं आपको इलाहाबाद और कैरा डिस्ट्रिक्ट दे देता हूँ, कारा डिस्ट्रिक्ट। अब खुद सोचिए, यहां से लिया, इनको दे दिया, ठीक। और काम इनको करना था सारा, मैनेजमेंट, वट जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, सारा कुछ जो मैनेज करना था वहां पे। और इनको 26 लाख का पेंशन दे दिया। तो देखिए कितना बुद्धिमानी वाला काम किया था इन्होंने। पहले वॉर कंपनसेशन इनसे लिया, इनको कहा मैं दूंगा आपको पैसे 26 लाख, ठीक है, एनुअली। आप इलाहाबाद कैरा डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया आपको। आप क्या करो कि आप मेरे को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दो। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट इन्होंने ले ली। बीबीओ का मतलब है बंगाल बिहार उड़ीसा। ये चार्ट समझ गए, ये फ्लो चार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में दो बात होती थी उस समय।
याद रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार बहुत लोग बच्चों को दिक्कत होती है। एक नजीम होता था, एक दीवान होता था, ठीक। नजीम क्या देखता था? निजामत। दीवान क्या देखता था? दीवानी, ठीक। अब निजामत के अंदर क्या आता था? लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जस्टिस, ठीक। दीवानी के अंदर सारे रुपए खर्चे, लैंड रेवेन्यू, कस्टम कलेक्शन, चुंगी जिसको कहते हैं, चुंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, सिविल जस्टिस, ठीक है। दीवानी जो न्याय था उस पे, और यह क्रिमिनल जस्टिस है, फौजदारी, हेडेक वाला काम है फौजदारी। इसमें क्या कमाई है, इनकम है। तो आप देखो सारा इनकम का सोर्स उन्होंने रख लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई बीबीओ की चली गई क्या? दीवानी। अब नवाब के पास क्या आया? निजामत। नवाब हेडेक ले लिया। अब क्या किया इन्होंने? संधि को करने वाला जो सिस्टम बंदा था वो था लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ने इस संधि को किया था। और ये रहे लॉर्ड क्लाइव साहब, ये इस समय हेड हुआ करते थे आर्मी के। अब ये दीवान कंपनी के पास है, नवाब के पास निजाम है। अब निजामियत जो निजाम वहां के नवाब के पास है, उसको सारी रिवेन्यू लॉस हो गए, मिलिट्री भी नहीं रख सकता, ठीक है। तो सारी हेडेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नवाब के पास आ गई, और पावर उसके पास कुछ रहा नहीं, क्योंकि जब मनी ही नहीं तो पावर कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही और पावर रहा, पैसे आ गए, सारा मिलिट्री सब कुछ रख सकते हैं हम लोग, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया क्लाइव साहब ने, कि अपने डेप्यूटी दीवान नॉमिनेट, क्योंकि दीवानी थी, तो बंगाल के लिए रजा खान और बिहार के लिए राजा साहेब राय, और इन दोनों को वहां भेज दिया। और ये दोनों क्या करते थे, वहां पे आपको बता चुका हूं कि ये दोनों दीवानी काम करते थे, लेकिन ये नवाब के लिए भी काम करते थे। नवाब के तरफ जब काम करते थे ये, तो क्या हो जाते थे? ये निजाम बन जाते थे। और जब अंग्रेजों के लिए काम करते थे तो दीवान बन जाते थे, ठीक है। इनका काम क्या था? वही लैंड रेवेन्यू लेना, कस्टम कलेक्शन में चुंगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, मतलब दीवानी न्याय को देखना। ये देखिए, ये बंगाल इलाका है, ये बंगाल बिहार का पूरा इलाका, और ये उड़ीसा का इलाका। तो इस जगह पे इन्होंने ये काम किया। आगे देखिए, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको रेवेन्यू कैसे जनरेट हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पैसे वैसे ले रहे थे दीवानी से, उससे सामान खरीदते थे इंडिया में, उसको बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे, और सारे प्रॉफिट को इंग्लैंड भेज देते थे, ठीक है, कंपनी के पास। अब कंपनी धीरे धीरे रिच होनी शुरू हुई। तो जब कंपनी के पास पैसा है तो और इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस बढ़ाया उन्होंने। और जब बिजनेस बढ़ाया तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी यूज बना लिया, ठीक ठाक क्वांटिटी में इनके पास आर्मी हो गई, ठीक है। लेकिन जब इतना कुछ अच्छा चल रहा था तो प्रॉब्लम क्या होगी भाई? अचानक से रेगुलेशन वगैरह की जरूरत क्या पड़ी? तो इतना कुछ अच्छा होने के बाद गड़बड़ कहाँ हुई? वो देखिए, गड़बड़ हुई इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें। अब क्या हुआ? बहुत ज्यादा करप्शन। करप्शन कैसे? एक दस्तक, यानी प्राइवेट ट्रेड के लिए एक डॉक्यूमेंट जमा किया था, इसको दस्तक कहते थे। तो इन्होंने क्या किया, दस्तक ले लेके अपना बिजनेस कर लिया। कंपनी में भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी पे चलो, कंपनी तो सैलरी देगी, तो प्रॉफिट हो ना हो मेरे को क्या करना? तो कंपनी ने प्राइवेट ट्रेड कंपनी के अलावा उन्होंने करना शुरू किया अपना बिजनेस। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ फायदा नुकसान कंपनी का कर देते थे, ठीक है। अब ये रिवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। और कंपनी तो बैंकरप्ट होने लग गई, कंपनी को पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से। लेकिन जो इसके एम्प्लॉय थे वो बड़े मतलब फ्लोरिश कर रहे थे, ठीक है। अब रिवेन्यू कलेक्शन कैसे करते थे? देखिए, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए उनके पास जमींदार हुआ करते थे, वो प्रिंसली होते थे, जैसे किसी किसी के पुराने राजा महाराजाओं के बेटे, और हेरार्कियल भी बहुत जगह था। और ये क्या करते थे, कलेक्ट तो कर लेते थे लेकिन बहुत कम गवर्नमेंट को देते थे। गवर्नमेंट को ऑफिशियल वहां सारे करप्ट, तो क्या करते थे, घूस दे दिया, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, ब्राइब व्राइब देते रहते थे, तो कम आया। अब लेकिन कलेक्शन तो करना है, कंपनी का ऊपर वाला बॉस तो कहेगा कि भाई कलेक्शन करो। तो वो क्या करते थे, जमींदार को बोले, जमींदार क्या करता था, और कलेक्शन करना है भाई। और कलेक्शन के लिए किस पे आया? पीजेंट पे, किसानों पे। तो बस किसान पे आया, किसान की हालत खराब। और उस समय थोड़ा मौसम की भी मार रही, और बहुत बड़ा अकाल पड़ गया बंगाल में।
1770 में बहुत बड़ा काल था। आप इसकी हालत आप देख रहे हो, एक स्नैप में मैंने रखा है यहाँ पे स्नैप, आप देख लो ये हालत थी। तो ये बंगाल का काल हो गया। अब बंगाल का काल के बाद काफी कंपनी की हालत खराब होगी। अब इन बिटवीन 65 टू 72 जो ये डुअल सिस्टम था, इसमें कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर थे ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी हो सकता है आ जाए। क्लाइव 65 से 67, वेल्सलेट 67 से 69, कर्टियर 72 तक। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा था। बेसिक, ये आज की कंपनी एक्ट वगैरह से नहीं है, उस समय का बेसिक स्ट्रक्चर था। देखिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने, ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर थे, शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर इन्वेस्टर थे हमारे, राइट। अब ये शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? कंपनी बोली कि चलो भाई मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मैं आपको डिविडेंड दूंगी, कुछ लाभांश दूंगी। हिंदी मीडियम में जो बच्चे सुन रहे हैं, लाभांश दूंगी। ओके, अब कंपनी को चलाने के लिए तो कोई चाहिए, मतलब कोई हेड तो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए ना। तो ये क्या करते थे, इलेक्ट करते थे, चुनाव करते थे सीओडी का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, इनका इलेक्शन होता था। और सारे इन्वेस्टर नहीं कर पाते थे। 500 पॉइंट जिनका होता था इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा जो करते थे उनको दिया जाता था कि आप चुनिए। ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ कि इन सब होने के बाद फिर क्या हुआ, इसमें कहानी क्या बनी कि भाई अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर का जो हिसाब किताब था वो सारे 12.5% पे ये दे रही थी। ठीक है, प्रॉफिट। और लेकिन कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, इतना दे भी रही है, कंपनी पे डेप्ट भी, उधार भी बढ़ रहा है, बंगाल का फेमाइन भी हो गया। अब हैदर अली परेशान कर रहा, बताया था आपको, मराठा वार से हैदर सॉरी कर्नाटिक वार से हैदर अली परेशान कर रहा था साउथ में इनको पहले। तो इन सब खबरों का चिट्ठा इंग्लैंड में छप गया किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर में छप गया तो कंपनी को, सबको पता चले यार कंपनी दिवालिया होने वाली है, तो कंपनी का स्टॉक गिरने लग गया। ठीक है, अब स्टॉक गिरने लग गया, हाय तौबा मच गई। उस समय जो पीएम थे इंग्लैंड के, वो थे लॉर्ड नॉर्थ। और ये इन्वॉल्व क्यों थे? ये इन्वॉल्व थे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन और इनफैक्ट क्राउन का भी जो महारानी वगैरह होती थी उनका भी पैसा था कंपनी में, तो थोड़ा इंटरेस्टेड थे, तो कंपनी इनके पास पहुंच गई। ठीक है, बिजनेसमैन तो अक्सर पहुंचते हैं। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगी कि भाई 1 मिलियन पाउंड आप लोन दिलवा दो बैंक ऑफ इंग्लैंड से। जैसे आज स्टेट बैंक से कोई जाते हैं बिजनेसमैन, किसी नेता से फोन करवा दिए, वो जो चलता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ऑफिशियल था ये। तो अब ये कह रहे हैं कि तुम लाभांश इतना दे रहे हो, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा है, तुम्हारा लैंड रेवेन्यू वहां से काफी आ रहा है, तुम्हारे स्टाफ बड़े मजे में है। ठीक है, तो फिर ये चक्कर क्या है? तो उन्होंने एक सेलेक्ट कमेटी बना दी कि भाई सेलेक्ट कमेटी रिव्यू कीजिए क्या है। सेलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट आया कि जो कंपनी और ट्रेड को, जो कंपनी जो की संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, एंड लॉ को सेपरेट करो ट्रेड से। सॉवरेंटी और लॉ को सेपरेट करो आप ट्रेड से। ठीक है, इन दोनों चीज को घालमेल मत करो कि कंपनी ये सब कुछ हो गई। कंपनी, एक कंपनी गई है इंडिया में, उनका कहना था कंपनी गई है इंडिया में, ये हम ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं पहुंच गया है, तो इनको अलग किया जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं आपको 14 लाख लोन दिया इनको 4% के रेट से। ठीक, इस इंटरेस्ट रेट पे इनको कहा कि चलो पैसे लगा देता हूं मैं। अब कंपनी तो बैंकरप्ट हुई थी, सर्वेंट्स फुल ऑफ गोल्ड गोल्ड थे, ये तो कंपनी का इशू था। अब क्या हुआ, जब ये हुआ साथ साथ इन्होंने क्या किया, मैं आपका रीस्ट्रक्चरिंग करूंगी। तो रीस्ट्रक्चरिंग में क्या किया, इंग्लैंड में भी रीस्ट्रक्चर हुआ और इंडिया में भी हुआ। ठीक है, दोनों जगह कंपनी का जो ऑफिस वगैरह या बोर्ड था, सब कुछ था, वो तो इंग्लैंड में था, तो वहां भी रीस्ट्रक्चर किया और इंडिया में भी किया। अब देखते हैं हम लोग कि इंग्लैंड में क्या रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। तो देखिए, ये डिविडेंड देने वाला, डिविडेंड इसको मिला शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट आया हुआ है।
अब ये जो है, ये शेयर होल्डर जो इलेक्ट करेगा सीओडी को इलेक्ट किया, और ये सीओडी की नंबर फिक्स कर दिया इन्होंने 24, पहले कुछ फिक्स नहीं, 24 अप कर दिया। और जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, यानी 1000 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, वही इसको, ठीक है, इलेक्ट कर सकता था, वही चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। अच्छा, शेयर होल्डर जो ये जो ग्रुप था, अब देखिए, ये जो ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, इनको ऑल्सो जो है हम लोग कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि इन्वेस्टमेंट जो 1000 पाउंड से ज्यादा किया हो उसी को चुनने का हक था, और वो सीओडी को चुनता था, और सीओडी का नंबर इन्होंने फिक्स किया 24। ओके, इसके बाद सीओडी का पावर क्या क्या दी है, और सीओडी का क्या था। तो हर साल इलेक्टेड एवरी ईयर, हर साल इलेक्ट होंगे ये, टेन्योर 4 साल का। अब सोचो, जैसे राज्यसभा में 6 साल के लिए है, लेकिन हर 2 साल के बाद इलेक्शन, राइट, कुछ मेंबर रिटायर होते हैं, तो यही यहाँ पे भी वही था कि हर वन फोर्थ मेंबर रिटायर हो जाते थे, ठीक है, हर साल, ठीक। तो टेन्योर लेकिन 4 ईयर का था। ऑलराइट, अब देखिए ये करते क्या थे, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन करते थे सीओडी। जो कंपनी करती इंडिया में, तो सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन जो होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सीओडी करती थी, वो सारा कुछ देखती थी। अब बंगाल में क्या किया गया, बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक, और काउंसिल जो है उसके 4 बनाए गए, गवर्नर जनरल बनाया गया और काउंसिल उसके 4 बनाए गए, ठीक है। 3 का कोरम था, और वोट मेजोरिटी का था, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले ये वोट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अभी है, ये वोट नहीं करेगा, पहले ये करे, ये किया, वोट किया, मान लीजिए 3-1, तो 3 वाला विन। अगर 2-2 हो गया, तब गवर्नर जनरल को वोट करने का हक था, ठीक है। तो मेजोरिटी और पे ही डिसीजन होता था, ठीक। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, और उसके 4 काउंसिल का फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बर्गल, याद रख लीजिएगा नाम, क्योंकि ये नाम जो थे उस एक्ट में रिटर्न थे। 1773 का रेगुलेशन एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें ये 5 नाम रिटर्न थे, बाकी नहीं रिटर्न थे, बाकी मतलब आगे आने वाले का नाम नहीं रिटर्न था, लेकिन ये नाम रिटर्न थे। तो 5 साल के लिए इनको बनाया, ठीक है। अब किंग के द्वारा ही हटाया जा सकता था, किसका, इन सबको हटाने का तरीका था किंग, और सीओडी जो बना था वो रिकमेंड करता, किंग हटाता, ठीक है। और फर्दर जो अपॉइंटमेंट करती वो कंपनी करती, ठीक है। तो ये तरीका था। उसके बाद इसका जो 5 मेंबर थे, इनको क्या क्या काम दिया गया, तो सिविल, आप जानते हो सिविल दिया गया, सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशन पहले ही बता दिया था, और वो ये सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन को इंग्लैंड में कौन प्रोवाइड करता था, कौन देखता था, तो सीओडी देखता था। सीओडी कुछ बोला, ये काम किया। फोर्ट विलियम इन बंगाल, ठीक है, फोर्ट विलियम है बंगाल में, आप देखिएगा। सुप्रिटेंड और कंट्रोल ईच मैटर। अब जैसे देखिए, प्रेसिडेंसी और भी थी, बॉम्बे की थी, मद्रास की थी, तो वहां के प्रेसिडेंसीज को भी कंट्रोल करता था ये, कुछ मैटर में, सर्टेन मैटर में, सारे मैटर नहीं, कुछ मैटर में। अब आते हैं, एक्ट में एक नई बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिकेचर जो था, ये देखना है, इस एक्ट में आया। अब इस एक्ट में इसको लाने का, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या है, क्या आया, तो उस समय कितने लॉज थे, बहुत टाइप के लॉ थे, तो उन लॉ को एक जगह करके देखना था कि कौन सा मतलब कानून चलेगा। लेकिन अभी भी इस एक्ट में क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट वर्क किस प्रिंसिपल पे करता, तो किस किस एरिया था, क्या क्या है, लॉ ऑफ इक्वलिटी को देखता, समानता का, कॉमन लॉ, जनरल लॉ जो है हमारे यहाँ, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब नौसेना से रिलेटेड जितने भी लॉ है, सेना से रिलेटेड, नौसेना से रिलेटेड, और एस्केलेशन कोर्ट का मतलब धर्म से रिलेटेड, धार्मिक कोर्ट, ठीक है। तो पहले जज बनाए गए एलिजा एम्पे को, और 3 जूनियर जजेस रखे गए। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो प्रोसेसिंग क्या थी उसकी, तो इंग्लिश जुडिशियल प्रोसेस जो था उसके हिसाब से काम करता था। ओरिजिनल और अपीलेट को का अधिकार था,
मतलब पहले जो कानून, पहले जो कोर्ट में मुद्दा आएगा उसको देखेंगे, और कोई अपील करेगा तो देखेंगे, ठीक है। और हियरिंग होती थी ज्यूरी के हेल्प से, जो वहां इंग्लैंड में भी था, ठीक है। अब ये पब्लिक सर्वेंट पे लागू हो गया, ठीक है। इसके जो इसके सुप्रीम कोर्ट के लॉ थे, पब्लिक सर्वेंट पे लागू हो गया। तो बंगाल, यूरोप वाले और इंडियन वाले इस कोर्ट में जाके इंडियन आज कोई भी आपको मैटर पे मुद्दा उठा सकते थे, मतलब केस कर सकते थे, ठीक है। और ये सारे जो पब्लिक सर्वेंट थे उनका, उन पे जो केस लगेगा, उस पे एक्शन होगा, कंप्लेन आएगी, ये सारे कुछ इसमें देखे जाते थे, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट बनने का ये था। अब आते हैं इस एक्ट की प्रॉब्लम्स क्या क्या रही। तो इस एक्ट की प्रॉब्लम क्या क्या रही देखते हैं। गवर्नर जनरल तो बना दिया भाई, और काउंसिल बना दिया। अब बताओ विवाद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो मेजोरिटी, गवर्नर को पूरी पावर थी ही नहीं, तो गवर्नर जनरल मेजोरिटी पे काम करता था। अब मेजोरिटी कहीं इधर उधर हुई तो गया, ठीक है। और कई बार ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल का कोई एक मुद्दा होता था, जैसे 1-3 है तो पहले ही पास हो गया कानून। और गवर्नर जनरल एक वाले के साथ हो तो मन में उसकी यही रहा, नहीं ये वाला कानून ठीक था। तो ये थोड़ा क्लैश हुआ, गवर्नर पावरलेस था, कुछ था नहीं उसके पास काउंसिल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ही डिफाइन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चीज किस किस लॉ को कैसे कैसे देखेगा। अब मान लीजिए कि रूल एंड रेगुलेशन बना दिया गवर्नर जनरल का काउंसिल, तो सुप्रीम कोर्ट जाके अटक गया, सुप्रीम कोर्ट उसको लॉ नहीं बनने दे रहा है। तो ये केवल चेक और बैलेंस था और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल का रिलेशन भी ठीक नहीं था, ये भी प्रॉब्लम आई लॉ के सेंस में। फिर अब खुद ही जो है अपने में भी विवाद था उनके, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे घालमेल थी, तो इसे कारण ये एक्ट उतना सक्सेसफुल रहा नहीं बहुत दिनों तक, ठीक है। लेकिन ये ऑनेस्ट और एफिशिएंट एफर्ट हो सकता है, कंपनी सर्वेंट को रेगुलेट किया गया, और ये कितने समय तक रहा, 11 साल तक, ठीक है। अब हम देखेंगे अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में, ठीक है। तो जो भी अब इसमें क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट से वाद विवाद होता था गवर्नर जनरल काउंसिल का, तो उसके लिए कहा गया कि जो लॉ रूल और रेगुलेशन गवर्नर जनरल बनाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, उसको हटा दिया जो विवाद था, ठीक है। अब बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट कई बार प्रॉब्लम में आते थे इस लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते थे, तो उनको इम्यूनिटी दे दी गई कि भाई आप जब ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान आप कुछ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा इम्यूनिटी हम दे देते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को और बढ़ा के बोला गया, मतलब उसका थोड़ा जुरिडिक्शन का बढ़ाया गया, बोला कि जो भी कलकत्ता में ऑल रहने वाले हैं, ऑल इंटेंट्स हैं, उन पे ये इनका जुरिडिक्शन चलेगा, ठीक है। अब देखा इसमें क्या क्या पहले आई प्रॉब्लम वो देखते हैं। तो कहा गया कि सारे आप रीजन का रिस्पेक्ट करो और सोशल कस्टम का, तो वो उनको निर्देश मिल गया सुप्रीम कोर्ट को। और पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट का पर्सनल लॉ है, जिससे बहुत सारी रीति रिवाज थे, बहुत सारे पर्सनल लॉ थे उस समय, उसको ध्यान रखना है आपको। तो ये अमेंडिंग एक्ट में बहुत थोड़ा किया गया, केवल ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर नहीं करना है आपको रूल एंड रेगुलेशन गवर्नर जनरल के, ठीक है। इम्यूनिटी दे दी गई, ठीक है। कस्टम वगैरह, रिलीजियस कस्टम और रिलीजन और कस्टम को, पर्सनल लॉ ये सब देखना है, डिफेंडेंट का पर्सनल लॉ देखना है, और कलकत्ता का जितने भी रहने वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रोविजनल कोर्ट क्या करते थे, क्योंकि प्रोविंस में कोर्ट हुआ करते थे। प्रोविजनल कोर्ट जब कोर्ट में सुनवाई हो जाती थी, तो उसके बाद अगर किसी को जाना है तो गवर्नर जनरल काउंसिल में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 5,000 पाउंड से ज्यादा का मामला है तो ये किंग काउंसिल में जा सकता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो एक फैक्ट है प्रोविंशियल कोर्ट के बारे में, ये ध्यान रखना है, ओके। थैंक यू, आई होप कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी। तो अगले लेसन में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।